मैं हरियाणा में एक आपने कहा था ना, मौका चुके डूमनी गावे आड़ पचोड़। तो मेरा भाई ये सरकार मौका चूक चुकी है और ये आड़ पचोड़ गा रहे हैं। जो ये नए नए बयान लेके आ रहे हैं ना, ये आड़ पचोड़ गा रहे हैं। किसान अभी रुकने वाला नहीं है। दूसरा वो जो धनखड़ है, ओपी धनखड़, उसने 6 साल पहले वो कपड़े निकाल के घूम रहा था रोड पे, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो। 6 साल से अभी धनखड़ साहब कौन से बिल में घुस गए? आप कौन से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो? आज ये किसान सड़कों पे मर रहे हैं। तेरी सरकार लाठीचार्ज करवा रही है, तब आपको एमएसपी याद नहीं आई। युवा मोटरसाइकिल लेके दिन रात दुष्यंत के साथ घूमते थे, आज भी वो यार रोडों पे घूम रहे हैं। धोखा दिया दुष्यंत ने। खट्टर से ज्यादा गुनहगार तो दुष्यंत चौटाला है, जिसने अपने दादा का नाम, मैं कहती हूँ कि खून लजा दिया उसने। चौधरी देवीलाल के नाम से उसने वोट मांगता है वो, और उसने खून लजा दिया। मैं कहती हूँ धब्बा है ऐसा आदमी। और दूसरे जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो नाना के नाम से वोट मांगता है, 40 साल से राजनीति कर रहा है वो। पुलिस के डंडे बरसाए जा रहे थे, आंख फोड़ दी हमारे भाइयों की, उनके पैरों का लठ मार के उनका पैर तोड़ दिया। तो मेरे भाई मरने से डरते हैं क्या? बॉर्डर पे जो खड़ा है ना, वो इन किसानों का बच्चा है। और जो देश के 1 इंच जमीन के लिए वो सीने पे गोली खा सकता है, तो मेरी सरकार ने कैसे सोच लिया? अब उनके बाप दादा यहाँ अपने खेत बिकने देंगे? सुबह 4 बजे उठ के घर का खाना बनाते, ब्रेकफास्ट दे के आते हैं बच्चों को, हस्बैंड को, दोपहर का खाना बना के रख के आते हैं, सारा दिन यहाँ रुकते हैं। और यहाँ से भी वापस जाते टाइम जब देखते हैं ना कि पंजाब के भाई इतने बुजुर्ग की, मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़े वो, और वो रोटी पलटने में उनको चिमटा भी नहीं हाथ से उठ रहा, तो रोटियाँ भी बनवाते हम। जिस ट्राली के पास लगेगी ज्यादा बुजुर्ग हैं जो अपने हाथों से रोटियां बना रहे हैं, तो हर रोज किसी न किसी ट्रॉली के पास जाके हम खाना बनाने में मदद करते हैं उनकी। रात को 9-9 बजे हम घर पहुंचते हैं। नहीं, आप ऐसा मन कीजिए, आंसू पूछिए एक बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। किसान आंदोलन को कवर करते हुए टिकरी बॉर्डर के बिल्कुल बैरिकेड्स के पास बैठे हैं। अब भागीदारी की बात आती है कि किसान आंदोलन में किसने कितनी भागीदारी की। हालांकि इसका चुनाव इतिहास करेगा, भविष्य करेगा, जब देखा जाएगा कि 2020 में क्या हुआ था। लेकिन अब जब भागीदारी की बात आती है, महिलाओं की बात की जाए, तो मेरे साथ सुदेश गोयत हैं, जो कि कभी से पहले भी आपने देखा हुआ इनको सोशल मुद्दों के ऊपर या किसानों के मुद्दे ऊपर बहुत पहले से एक्टिव रहते आए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनसे मिल पाया हूँ। इनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन आंदोलन की सच्चाई क्या है और इसका भविष्य कैसा नज़र आता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आप शुरुआत से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो कुछ ऐसी बात बताइए, क्या आपको देखने को मिला? इस आंदोलन की असली मजबूती कहाँ छिपी है? पहले किसानों को कहा गया ये सिर्फ पंजाब के हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, आपको फंडिंग मिल रही है पाकिस्तान से, चाइना से, इस तरह की कई सारे प्रोपेगेंडा ऐसी बात चलाने की कोशिश की, चलो वो बाद में फ्लॉप हो गए। लेकिन क्या चीज़ है जो इस आंदोलन को बांधे हुए इतना बड़ा बन गया? ये देखिए, मैं ये कहूँगी कि पहली बार किसान जागा। 70 सालों में किसान अपने हकों के लिए पहली बार खड़ा हुआ है। नहीं तो हमेशा, मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में हमेशा लोग पार्टियों में बंधे होते थे। मैं बीजेपी से, मैं कांग्रेस से, मैं इनेलो से, मैं जेजेपी से। लेकिन आज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो पार्टियों को, जाति धर्म को पीछे घरों में, गाँव में छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किसान बनकर यहाँ पे डटे हुए हैं। और मैं पंजाब के भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि पंजाब के भाइयों ने पूरे देश को जगा दिया। शुरुआत पंजाब ने की, ये जोत जो अपने हक की जगाई है वो पंजाब के भाइयों ने जगाई है। लेकिन उसके साथ साथ शुरुआत में हमारे हरियाणा के भाई इतना हिस्सा नहीं ले रहे थे इसमें। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले दिन से ही मैंने यहाँ आना शुरू किया था, तो उस टाइम बहुत कम भाई हमारे यहाँ देखने को मिलते थे। और मातृशक्ति तो हरियाणा की, मैं ये कहूँगी कि शुरू के 4-5 दिन ऐसा हुआ कि जो पंजाब की माताएं बहनें थी, उनके बीच में अकेली हरियाणा की तरफ से टिकरी बॉर्डर पे अकेली मैं एक महिला होती थी हरियाणा की तरफ से। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट थे हरियाणा के, मैंने सबसे अपील की। और आज हमारे हरियाणा की नारी शक्ति इतना जाग चुकी है कि वो 2-2 ट्रालियां भर भर के आ रही हैं। टोली गांव से 2 बसें भर के आई, बास गांव से 2-2 बसें भर के आ रही हैं। मुंडाल की महिलाएं एक दिन छोड़कर एक दिन ट्रालियां भर के आ रही हैं। धनाना गाँव से आ रही हैं, उमरा सुल्तानपुर से, मैं ये कहूँगी कि कलोई गाँव से, डिगल से, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि 50% से ज़्यादा महिलाएं यहाँ आकर अपना समर्थन कर रही हैं। तो डिगल के पास की महिलाएं तो गाँव से हलवा बना के ट्रॉलियों में रख के, और पूरे रास्ते जितने भी धरने पे ट्रालियां लगी हुई हैं सबको हलवा बांटती हुई आ रही हैं। गांव की जो सरपंच हैं वो भी उनके साथ बैठी हुई है। तो मैं ये कहूँगी कि जागरूकता आ गई है, बच्चे से लेके बूढ़े तक
इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि किसान को पता चल चुका है कि जो सरकार की चालें हैं, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी ज़मीनें हमारे हाथों से चली जाएंगी, और किसान के पास अगर खेती नहीं होगी तो वो किसान कैसे अपने घर का गुजारा करेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतने बड़े नेता हैं, राजनीति को उनके लिए आज का खेल तो है नहीं, उन्होंने भारत को देखा है पूरे, तो वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे, जिस देश की अर्थव्यवस्था जिन किसानों के ऊपर डटी है, आज वही चारों तरफ बैठे हैं दिल्ली के, कुछ मांग कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं सुनने को तैयार? मोदी जी इसलिए सुनने को तैयार नहीं, जैसे मोदी जी ने खुद कहा था कि वो चौकीदार हैं, वो देश के चौकीदार नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के चौकीदार हैं। वो सिर्फ चौकीदारी करते हैं, वो पूंजीपतियों के दबाव में हैं, पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। मुझे ये कहने में दुख भी हो रहा कि ऐसे कायर प्रधानमंत्री को हमने चुना जो सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों के इशारों पे नाच रहे हैं, उनकी कठपुतली बने हुए हैं, देश की बागडोर 2-4 लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। जैसे पहले होता था कि एक साहूकार होगा, बाकी सारी जनता सिर्फ हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ी रहेगी, तो हालात देश के ऐसे ही करने वाले हैं ये लोग। ये लड़ाई आज जो लोग सोच रहे हैं कि किसानों की लड़ाई, अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, हर जन की लड़ाई है। तो जो लोग जाग चुके हैं, जन आंदोलन बन चुका है ये। एक और जो आज के दिन 7 जनवरी का दिन है, परेड की रिहर्स की गई है 26 तारीख के लिए, तो जो MP कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, उसके ऊपर हजारों ट्रैक्टर आज चले, आज अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप किसानों को हल्के में ना लें। जो पहले भोले भाले किसान होते थे वो किसान नहीं रहे, अभी वो न कि आपकी बातों में, मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं हैं। किसान जाग चुका है कि उसकी फसल चली, खेत ही चला गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। आज जो बिहार के किसान हैं, जिनको हम बोलते कि बिहारी मजदूर, वो बिहार के मजदूर नहीं थे, वो भी बिहार के किसान होते थे, उनके पास भी खेत होते थे। 2006 के बाद मंडी सिस्टम वहाँ खत्म होकर MSP के रेट पे उनकी फसल नहीं खरीदी गई, तो उनके औने पौने दामों में उनको अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। अगर हमारे भी यहाँ पे ऐसे ये लागू कर दिया गया, धीरे धीरे करके मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कौन मरेगा? किसान ही मरेगा, किसान के बच्चे मरेगा। भी कई, देखो किसान को भी कैटेगराइज किया गया है, एक तो होता है 2-4 किले का लालू जी, एक के किले अपने तो बहुत सारे किले, बिल्कुल कितने ऐसे हैं जिनका 10 से ऊपर, बहुत कम गिने, बहुत कम, गांव में 1-2 लोग मिलेगा जिसके 10 किले से ऊपर होगा। तो असली मरने वाले लोग तो वही ना जो 1-2 किले कर रहे हैं खेती, या ठेका ले कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो खेती तो हमारे बची ही नहीं, बहुत कम खेती बची है। तो 1-2 किले वाला मैं बताऊंगी जो ठेके पे खेती लेके बो रहा है, जिसने पहले से ठेके पे ले लिया, और फिर फसल कभी बारिश की मार हो जाती है, ओला गिर गया, बारिश हो गई, और मुआवजे के टाइम ये लोग इनका दर ठोकरे खाते घूमते हैं, मुआवजा इनको टाइम पे देती नहीं सरकार। जब बीमा करती तो 1600 रुपये पर एकड़ पैसा काट लेती है किसान का, किसान से पूछते भी नहीं है, बीमा कर देते हैं उसकी फसल का, और जब मुआवजा देने की बात आती है तो किसान को दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आज भी कौन मरा, अभी 70 से ज़्यादा हमारे भाई शहीद हो गए, वो नेताओं के बच्चे तो नहीं थे, वो कौन पूंजीपतियों के बच्चे तो नहीं थे, हमारे किसान भाई मरे या किसानों के बच्चे मरे। कितना दुख की बात है कि जो माएँ इंतजार कर रही थी घर में ताकि हमारे बच्चे, हमारा आदमी कानून रद्द कराने के लिए बॉर्डरों पे गए हैं, और उनके घरों में उनकी लाश आती है, उनके घरों में उनकी लाश आती है। इससे दुख की बात क्या होगी? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि 70 के करीब हमारे किसान भाई शहीद हो चुके। हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून रद्द नहीं करेगी। हमें कितनी भी शहादत देनी पड़े, हमारे पास 2 ही रास्ते बचे, या तो हम काले कानून रद्द करा के जाएं या अपनी शहीदी यहाँ दे के जाएं, पीछे नहीं हटेंगे। 70 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि किसान डरता है? किसान मरने से डरता है? तो नहीं है ये तो बात नहीं, किसान मरने से डरता तो आज किसान इतनी लाखों की संख्या में यहाँ खड़ा होता। जब मोदी सरकार है, खट्टर सरकार, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, बौछारें कर रही थी, वाटर कैन से पानी डाल रही थी, कानों का पर्दा फट रहा था किसानों का, आंसू गैस के गोलों से कितने हमारे भाई घायल हो गए, काटीले तारों से रास्ता रोक रहे थे, पुलिस के डंडे बरसाए जा रहे थे, आंख फोड़ दी हमारे भाइयों की, उनके पैरों का लठ मार के उनका पैर तोड़ दिया। तो मेरे भाई मरने से डरते हैं क्या? बॉर्डर पे जो खड़ा है ना, वो इन किसानों का बच्चा है, और जो देश के 1 इंच जमीन के लिए वो सीने पे गोली खा सकता है। तो मेरी सरकार ने कैसे सोच लिया अगर उनके बाप दादा यहाँ अपने खेत बिकने देंगे और खेत को छोड़ के वो वापस घर में चले जाएंगे मौत से डर के? जिनके बच्चे 20-20 साल के बच्चे शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, सीने पे गोली खाते हैं वो, तो उनके बाप दादा और उनकी माँ और उनकी बहनें उन बहादुर उनसे कम नहीं है। हम भी सीने पे गोली खाने को तैयार हैं। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है जी।
जब 31 तारीख को बात होती है तो हमारे कृषि मंत्री आते हैं कि हमने 50% बातें मान ली। जी। जब उस बात को खोला जाता है तो पता चलता है कि दो कानून, एक तो जो बिजली अधिनियम था उसके ऊपर, और एक जो 1 करोड़ रुपए जुर्माना और जेल की बात की थी उसको वापस लिया गया था। अब इस बात को सब समझते हैं कि 2-4 किला किसान 1 करोड़ रुपए और उसके पास होते हैं तो वो खेती नहीं करनी थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये दो चीजें हटा दी उससे और बोलते हैं कि नहीं, वो 50% हो गया। उससे नहीं हटाई जी। जो 3 काले कानून थे ना उसमें ये दो बातें नहीं थी उसमें ये। तो ये लड़ाई जो आज किसान यहाँ सड़कों पे निकला, किसके लिए निकला? सिर्फ 3 काले कानून रद्द कराने के लिए। और एक MSP की बात भी तो है, वो बात तो है, लेकिन मेन मकसद किसके लिए आए हैं कि तीनों काले कानून रद्द कराने की बात है। तो वो दो चीजें हमारी उल्टी लेके सरकार बेवकूफ बना रही है हमें। बेवकूफ नहीं बनने वाला किसान। 70 सालों में पहली बार किसान जागा है और अपने हक के लिए जागा है, किसी पार्टियों के लिए नहीं। किसी पार्टियों का झंडा उठा के नहीं घूम रहा किसान। यहाँ 2 महीने से यहाँ खुले आसमान में सड़कों पे सोने पे मजबूर है, सड़कों पे खाना बनाने पे मजबूर है माताएं बहनें। तो वो अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी किसानी बचाने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को भीख ना मांगनी पड़े। ये सरकारी स्कूल ये हरियाणा के बंद करते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के हमारे भाइयों के पास फीस नहीं होगी, मजदूर भाइयों के, किसान भाइयों के, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास जब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो या तो भीख मांगेंगे या मजदूरी करेंगे। 2 ही रास्ते बचते हैं, उससे हमारे देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी जो मीठी मीठी इन्होंने भाषण बहुत अच्छा देना आता है। मोदी जी भाषण में नंबर 1 है, उनके मुकाबले का कोई भाषण देने वाला नहीं है, देश में या विदेश में भी नहीं होगा। और ये ही गलती लोगों को मार गई। लोगों ने उनकी बातों पे भरोसा किया था। अब समझ आ गया? अब समझ आ गया, तभी तो आज इतनी भीड़ लोगों की जगी हुई है। तभी तो घर बार छोड़ के, खेत छोड़ के लोग यहाँ सड़कों में डटे हुए हैं। बारिश हुई, ओले गिरे, टेंट भीग गए, टेंट भी टूट गए, उसके बाद अगर हमारे किसान मोर्चों पे डटे हुए हैं तो ये हमारी जीत की निशानी है। और साथ में मातृशक्ति डटी हुई है, छोटे छोटे बच्चे डटे हुए हैं, युवा बच्चे हमारे साथ हैं। ये जीत की निशानी है। प्रधानमंत्री जी, मैं हरियाणा में एक आपने कहावत है ना, मौका चुके डूमनी गावे आड़ पचोड़। तो मेरा भाई, ये सरकार मौका चूक चुकी है और ये आड़ पचोड़ गा रहे हैं। जो ये नए नए बयान लेके आ रहे हैं ना, ये आड़ पचोड़ गा रहे हैं। किसान अभी रुकने वाला नहीं है। किसान जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं करा लेगा, किसान घरों में वापस नहीं जाएगा। सरकार ने जितनी तकलीफें देनी है दे लें, जितने अत्याचार करने कर लें, लाठियां बरसानी है, गोलियां चलवानी है, जेल में डालना, जो करना कर लें। मातृशक्ति भी यहाँ डटी रहेगी और हमारे किसान भाई भी डटे रहेंगे। ये सुना आपने टिकरी बॉर्डर से सुदेश गोयत को। अब इनकी बातों में एक साफ सी सच्चाई झलकती है। जो लोग कह देते हैं कि पार्टिसिपेशन की, भागीदारी की बात आती है औरतों की, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैंने सिंगो बॉर्डर को भी देखा है। औरतें इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि आदमियों को कई जगह टक्कर देने लग गई हैं। और दूसरी बात देखी जाए तो अपना घर बार, अपने बच्चे, अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे इतनी जनवरी की दिल्ली की सर्दी में बैठना, और जहाँ पे 70 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। आज तक 4 बजे उठ के घर का खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट दे के आते हैं बच्चों को, हस्बैंड को, दोपहर का खाना बना के रख के आते हैं, सारा दिन यहाँ रुकते हैं। और यहाँ से भी वापस जाते टाइम जब देखते हैं ना कि पंजाब के भाई इतनी बुजुर्ग की, मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़े वो, और वो रोटी पलटने में उनको चिमटा भी नहीं हाथ से उठ रहा, तो रोटियाँ भी बनवाते हम। जिस ट्राली के पास लगेगी, ज़्यादा बुजुर्ग हैं जो अपने हाथों से रोटियां बना रहे हैं, तो हर रोज़ किसी न किसी ट्रॉली के पास जाके हम खाना बनाने में मदद करते हैं उनकी। रात को 9 बजे हम घर पहुंचते हैं। नहीं, आप ऐसा मन कीजिए, आंसू पूछिए एक बार। नहीं, आंसू मेरे सरकार को ये, मैं ये नहीं, आंसू देख के ये ना देखे कि आंसू सोच के ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं या सरकार से डर गए हैं। ये आ रहा है कि इतनी अत्याचार कर रही है सरकार, इतनी घमंडी हो गई। मैं कहना चाहूँगी, मोदी सरकार आपके पाप का घड़ा भर चुका है और ये फूटने वाला है। आपने बहुत अत्याचार किए हैं और आप बंगला साहिब, रकाबगंज गुरुद्वारा मत्था टेकने जाते हो, ढोंग करते हो प्रधानमंत्री। अगर आपके सच में दिल में सच में इंसानियत बची है, जो हमारे 80 साल की माताएं बहनें जो माँ भागों का रूप है, जो 2 महीने से यहाँ खुले आसमान में सो रही हैं, उनके चरणों में पड़ के माफी मांगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। थोड़े से मांगिए अन्नदाता से माफी और तीनों काले कानून कल की मीटिंग में खत्म कर दीजिए। फिर भी अगर थोड़ी सी इंसानियत बची है तो आपके अंदर, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत बची नहीं। वो अपना जमीन बेच चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको झोला उठाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको एक देश की जनता धक्के मार मार के इस देश से बाहर निकालेगी, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। पूरा देश को बेच दिया इन्होंने, ट्रेन बेच दी इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, अभी हमारे खेत बेचने की नौबत आ गई। सब कुछ बिकता देख लिया, लेकिन अपने खेत नहीं बिकने देंगे। उसके लिए आपको जितनी तकलीफें देनी है दे लें, जितना जोर लगाना लगा लें, कितना भी नाचना है ना पूंजीपतियों की सर नाच लें, अभी किसान उल्टा नहीं हटेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ।
आप देख रहे हैं, आप फैसला करेंगे। कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी आंदोलन की अगर आज की बात करूं तो अगर कोई सत्ता में बैठे, पक्ष में बैठे कितने बड़े मंत्री, अगर किसी को ये धोखा है कि कुछ किसान हैं तो बहुत सारी पुलिस एक बार हटा के देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए। राकेश टिकैत का कहना है 25 महिलाएं आज आंध्र प्रदेश से यहाँ समर्थन करने आई हैं। सोचो कितने हजारों किलोमीटर से। अगर नारी शक्ति किसान महिलाएं केरल आंध्र प्रदेश से आई हैं, तेलंगाना से यहाँ आई हैं, महाराष्ट्र से महिलाएं यहाँ आई हैं, झारखंड की महिलाएं यहाँ आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से किसान यहाँ आ रहे हैं। पूरे देश का किसान एक हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग भगाए हुए बैठे हैं। कौन भगा सकता? भगा तो हम 70 साल से रखे थे किसान। जब इलेक्शन नजदीक आते थे तो इनके पैरों में पड़ते थे, ताऊ ताऊ करते थे, ताई ताई करते थे, और जब कुर्सी मिल जाती थी तो इनको भूल जाते थे। हमारे हरियाणा का ही देख लीजिए आप। जेजेपी वालों ने वादा किया था कि गंदी सरकार को इनको जमुना पार भेजेंगे। ये वोट मिले थे ना, 10 सीटें आई थी ना दुष्यंत को। किसके लिए आई थी? बीजेपी को हरियाणा से निकालने के लिए आई थी। उन्होंने वादा किया था अपने चाचा ताऊओं से, क्या बूढ़ी माताओं से, कि तुम्हारी पेंशन 5100 रुपये करूंगा, तुम्हारा कर्जा माफ करूंगा। मेरे युवा भाइयों से वादा किया था कि तुम्हें 75% नौकरी रोजगार मिलेगा। युवा मोटरसाइकिल लेके दिन रात दुष्यंत के साथ घूमते थे। आज भी वो यार रोडों पे घूम रहे हैं। धोखा दिया दुष्यंत ने। खट्टर से ज्यादा गुनहगार तो दुष्यंत चौटाला है, जिसने अपने दादा का नाम, मैं कहती हूँ कि खून लजा दिया उसने। चौधरी देवीलाल के नाम से उसने वोट मांगता है वो, और उसने खून लजा दिया। मैं कहती हूँ धब्बा है ऐसा आदमी। और दूसरा जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो नाना के नाम से वोट मांगता है, 40 साल से राजनीति कर रहा है वो। जो भी सरकार है सब में अपनी कुर्सी बचा के रखता है। क्या किया किसानों के लिए उसने? वो कहने को तो आज के दिन कहने को है। उसका बेटे ने क्या, उसके बेटे का क्या योगदान था जो हिसार का सांसद बन के बैठा है? उसके बेटे का एक योगदान बता दो किसानों के लिए। कभी उसने लटकाए हो किसानों के साथ? एक दिन भी ठंडी रात में यहाँ बैठ के दिखाएं? वो बाप बेटा माँ सब के सब राजनीति करते हैं। किसानों से किसी को कोई लेना देना नहीं। दूसरा वो जो धनखड़ है, ओपी धनखड़, उसने 6 साल पहले वो कपड़े निकाल के घूम रहा था रोड पे, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो। 6 साल से अभी धनखड़ साहब कौन से बिल में घुस गए? आप कौन से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो? आज ये किसान सड़कों पे मर रहे हैं। तेरी सरकार लाठीचार्ज करवा रही है, तब आपको एमएसपी याद नहीं आई। किसानों को पता चल गया कि कौन किसान के साथ है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। अब इनका जूते लगेंगे। जिस भी गांव में घुसे ना, मैं ये कहूंगी कि जो आज किसान के साथ नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, जो आज हमारे साथ नहीं है, जो मेरे किसान भाइयों के साथ नहीं है ना, उनको लात लगेंगे, जूते लगेंगे। गांव में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। और जो अंध भगत उनको गांव में बुलाएगा, उसका हुक्का पानी बंद करो और उसका बहिष्कार करो। घुस के दिखाएं गाँव में। नाराज़गी और गुस्सा जायज़ है। मैं करूँगा बात, रुकिए। नाराज़गी और गुस्सा जायज़ है इनका, तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ये सुदेश गोयत का सुना आपने। इनकी बातों से आप कितना संयोग रखते हैं? कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।